मैं शिव सर सिविल एज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक सर्वोच्च नियम पुस्तिका तैयार करना, मतलब ये सोचने में ही ना रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हाँ, और सोचिए जिस समय ये काम शुरू होना था तब देश के दो सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता महात्मा गांधी और एम.ए. जिन्ना, इन दोनों ने ही उस संविधान सभा का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। सही कहा, और 1946 में ठीक ऐसा ही हुआ था। तो आज की इस विशेष डीप डाइव चर्चा में जो हमने खासतौर से सिविल एज चैनल के छात्रों और हमारे यूपीएससी और एसएससी उम्मीदवारों के लिए तैयार की है, हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज का हमारा मिशन है शिव सर के भारतीय संविधान के निर्माण वाले जो विस्तृत नोट्स है ना, उनको पूरी तरह से डिकोड करना। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये पूरी घटना किसी अजूबे से कम नहीं है। मतलब 1946 का भारत दंगों की आग में जल रहा था। हाँ, हालात बहुत खराब थे उस वक्त। बिल्कुल, ब्रिटेनी हुकूमत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सत्ता सौंपने की बहुत जल्दबाजी में थी, और जो 500 से अधिक देशी रियासतें थीं, वो अपने अलग ही स्वतंत्र भविष्य के सपने देख रही थीं। सबका अपना अपना एजेंडा चल रहा था। एकदम सही। तो इस भारी अफरा तफरी के बीच एक ऐसे दस्तावेज की नींव रखना जो आज तक इतनी विशाल आबादी को जोड़े हुए हैं, ये महज एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चमत्कार था। और इसीलिए ना इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ तिथियों और नामों को रटना नहीं है, बल्कि उन राजनीतिक दाव पेचों को समझना है जिन्होंने इस दस्तावेज को आकार दिया। हाँ, और परीक्षा के नजरिए से वो मेमोरी ट्रिक्स भी तो समझनी है जो शिव सर के नोट्स में दी गई हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स बताते हैं कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। अब यहां मुझे एक बहुत बड़ा वैचारिक विरोधाभास नजर आता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एम.एन. रॉय एक प्रखर वामपंथी थे, मतलब एक कम्युनिस्ट नेता। और कम्युनिस्ट विचारधारा तो अक्सर ये जो स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और बुर्जुआ संस्थाएं होती हैं, उनको संशय की नजर से देखती है। तो फिर उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान सभा की मांग सबसे पहले क्यों की? ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरी रणनीतिक सोच थी। अच्छा। एम.एन. रॉय का मुख्य लक्ष्य किसी भी तरह साम्राज्यवाद का खात्मा करना था। अच्छा, तो ये एक टूल की तरह था। बिल्कुल, उनका मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल मुट्ठी भर एलीट या अभिजात्य वर्ग के लोग बातचीत से नहीं हटा सकते। इसके लिए एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो सीधे जनता के बीच से चुनकर आए। समझ गया, मतलब एक संविधान सभा उनके लिए सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ राजनीतिक शक्ति को इकट्ठा करने का एक हथियार थी। एकदम सही। और इसी वैचारिक दबाव का नतीजा था कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी आधिकारिक तौर पर ये मांग अपना ली। और फिर 1938 में पंडित नेहरू ने ये घोषणा कर दी कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को इतनी आसानी से तो नहीं माना ना। हाँ, वो तो है। 1940 का अगस्त प्रस्ताव आया और फिर 1942 का क्रिप्स मिशन, और दोनों ही बुरी तरह विफल रहे। और उस विफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि मुस्लिम लीग दो अलग अलग संविधान सभाओं की जिद पर अड़ी हुई थी। बिल्कुल। अब इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और परीक्षा के लिहाज से इसके सदस्यों को याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक शिव सर के नोट्स में दी गई है। हाँ, वो पीएसी वाली ट्रिक ना। हाँ, सिर्फ पीएसी या पैक याद रखना है। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और सी से सर स्टैफर्ड क्रिप्स। जैसे ये ब्रिटिश मध्यस्थों का एक पैक हो। ये ट्रिक वाकई बहुत काम की है। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। क्रिप्स मिशन जिस बात पर फेल हो गया था, कैबिनेट मिशन ने ऐसा क्या जादू किया कि मुस्लिम लीग सहमत हो गई? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, क्योंकि नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैबिनेट मिशन ने भी दो अलग संविधान सभाओं की मांग को सिरे से ठुकरा दिया था, फिर भी वो मान गए। यहीं पर कैबिनेट मिशन की योजना की असली चतुराई छिपी थी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो उन्होंने सीधे तौर पर विभाजन को तो नकार दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने भारत के प्रांतों को 3 अलग अलग समूहों में बांटने की एक बेहद जटिल योजना पेश की। समूह ए, बी और सी। अच्छा, तो इसमें ऐसा क्या था जो लीग को पसंद आ गया? इसमें समूह बी और सी में मुस्लिम बहुल प्रांतों को रखा गया और उन्हें अपने आंतरिक मामलों में बहुत भारी स्वायत्तता दी गई।
अरे वाह, मतलब एक तरह से मुस्लिम लीग को भारत के भीतर ही एक वर्चुअल पाकिस्तान या अपना अलग ऑटोनोमस क्षेत्र नजर आने लगा। बिल्कुल, और इसी स्वायत्ता के भ्रम ने तत्कालीन राजनीतिक गतिरोध को तोड़ दिया। मुस्लिम लीग शुरुआती दौर में संविधान सभा में शामिल होने के लिए राजी हो गई। क्या बात है। राजनीति के इस बिसात को समझने के बाद अब बात आती है असल टीम बनाने की, मतलब सभा में बैठेगा कौन। हाँ, जो कि बहुत जरूरी चरण था। नवंबर 1946 में इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत सीटों को बंटवारा हुआ। कुल 389 सीटें तय की गईं और ये आवंटन हवा में नहीं हुआ था, बल्कि जनसंख्या के अनुपात में था। हाँ, मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। तो इस 389 के गणित को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इन 389 सीटों का विभाजन भारत की उस समय की राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाता है। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए रखी गई, जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, और बाकी की 93 सीटें देशी रियासतों को दी गईं। एकदम सही। और ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें थी ना, उनमें से 292 सीटें 11 गवर्नरों वाले प्रांतों से आनी थी और 4 सीटें मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। और इन 4 मुख्य आयुक्तों के क्षेत्रों को याद रखने की जो ABCD ट्रिक है, वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कारगर है। A से अजमेर मारवाड़, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। हाँ, ये ट्रिक्स रिवीजन के समय बहुत समय बचाती हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा पहलू है जो किसी भी लोकतंत्र प्रेमी को चौंका सकता है। नोट्स में साफ लिखा है कि ब्रिटिश भारत के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुए, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। हाँ, प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने उन्हें चुना था और रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के राजाओं ने अपनी मर्जी से नामित कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि भारत के आम नागरिक ने अपने संविधान निर्माताओं को डायरेक्ट वोट देकर चुना ही नहीं। ये सच है। तो मतलब क्या हम इसे सच में एक लोकतांत्रिक निकाय कह सकते हैं? ये एक बहुत ही जायज आलोचना है और उस समय भी ये सवाल जोर शोर से उठा था। लेकिन 1946 की जमीनी हकीकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हकीकत मतलब क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से खोखला हो चुका था। उनके पास 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रत्यक्ष चुनाव करवाने के लिए ना तो मैन पावर था और ना ही संसाधन। और ऊपर से देश सांप्रदायिक दंगों की कगार पर खड़ा था। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एक वोटर लिस्ट तैयार करने और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाने में कई साल लग जाते और भारत के पास इतना समय नहीं था। तो मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव का व्यवहारिक और जल्दी वाला रास्ता चुना गया। हाँ, हालांकि ग्रैनविल ऑस्टिन जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने इसके वर्चस्व पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ऑस्टिन का ये कथन उस समय कांग्रेस की भारी जीत की ओर इशारा करता है, क्योंकि उन्हें 208 सीटें मिली थी। सही बात है। चुनाव के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दिशा तय करने वाला सबसे अहम कदम उठाया गया। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया और इसी ने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया। हाँ, और यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल का आधार बना। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। आप 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात कर रही है ना? बिल्कुल। स्वतंत्रता अधिनियम और उसके साथ आए विभाजन ने संविधान सभा का पूरा स्वरूप ही बदल दिया। हाँ, मुस्लिम लीग के सदस्यों के अलग होने से मूल 389 सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि ये सभा अब पूरी तरह से संप्रभु या सॉवरेन बन गई थी। अब उस पर ब्रिटिश संसद का कोई कानून लागू नहीं होता था। इस संप्रभुता के साथ ना एक ऐसी जिम्मेदारी भी आई जिसे समझना बहुत दिलचस्प है। सभा को अब दोहरी भूमिका निभानी थी। दोहरी भूमिका? हाँ, अगर इसे एक रूपक से समझें तो ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई चलती हुई ट्रेन का इंजन भी बदल रहा हो और साथ ही साथ आगे की पटरियां भी बिछा रहा हो। ये काफी सटीक तुलना है। मतलब एक तरफ रोजमर्रा के दंगे और प्रशासन को संभालने के लिए देश की पहली संसद के रूप में कानून बनाने थे और दूसरी तरफ भविष्य का संविधान लिखना था। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि यह दोहरी भूमिका बिना किसी प्रशासनिक टकराव के चले, इसके लिए एक सख्त नियम बनाया गया। वो नियम क्या था? नियम ये था कि जब ये निकाय संविधान सभा के रूप में बैठता था तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब यही निकाय विधायिका या संसद के रूप में काम करता था तो अध्यक्षता जीवी मावलंकर के हाथों में होती थी। ये बहुत स्मार्ट तरीका था। हालांकि ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। मुझे 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल के दौरान
का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वो मशहूर तंज याद आ रहा है। हाँ, जहां उन्होंने हालात की गंभीरता को स्पष्ट किया था। बिल्कुल, उन्होंने कहा था ये एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। उस भारी राजनीतिक तनाव के बीच इतनी विशाल व्यवस्था के लिए कानून लिखना यकीनन एक भगीरथ प्रयास था। और इसी काम को सुचारू रूप से करने के लिए 8 प्रमुख समितियां बनाई गई। और सिविल एज के छात्रों के लिए यहाँ भी एक बेहतरीन पैटर्न है। हाँ, वो ट्रिक मास्टर ट्रिक है। जिन समितियों के नाम में संघ या यूनियन आता है, उनके अध्यक्ष आमतौर पर पंडित नेहरू थे, और जहां प्रांतीय या प्रोविंशियल शब्द का इस्तेमाल हुआ है वहां उत्तर सरदार पटेल होता है। ये एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जो समिति सबसे ज्यादा अहम थी वो थी 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी समिति के कंधे पर पूरे संविधान को अंतिम रूप देने का भार था। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे और डॉक्टर K.M. मुंशी इसमें एकमात्र विशुद्ध कांग्रेसी सदस्य थे। इन 7 सदस्यों को परीक्षा में पहचानने के लिए भी एक बहुत ही रोचक मेमोरी ट्रिक नोट्स में साझा की गई है। अरे हाँ, वो वाली। अम्बेडकर और उनके मित्र माधव, कृष्णा, गोपाल और मुंशी खेत में यानी कृष्णामाचारी, सादुल्ला से मिले। हाँ, इस एक लाइन से B.N. मित्र की जगह N. माधवराव का आना और D.P. खेतान के निधन के बाद T.T. कृष्णामाचारी का आना, दोनों अपवाद भी बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। ट्रिक तो शानदार है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा वैचारिक सवाल आ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन नोट्स स्पष्ट करते हैं कि जो मूल या शुरुआती ड्राफ्ट था वो B.N. राव ने तैयार किया था, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। सही बात है। तो परीक्षा भवन में बैठे छात्र को इन दोनों के योगदान के बीच की बारीक रेखा को कैसे समझना चाहिए? मतलब क्रेडिट किसे दें? ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक बिंदु है। देखिए, B.N. राव का योगदान अकादमिक और ढांचागत था। मतलब उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। हाँ, उन्होंने दुनिया भर के 60 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया और एक कच्चा मसौदा तैयार करके दिया कि कौन सा कानून भारत में काम कर सकता है। अच्छा। लेकिन उस कच्चे मसौदे को एक जीवंत राजनीतिक और सामाजिक दस्तावेज में बदलने का श्रेय पूरी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पर और काम किया? बिल्कुल। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस ड्राफ्ट पर 114 दिनों तक गहन विचार विमर्श किया। उन्होंने छुआछूत, अल्पसंख्यक अधिकार और दलितों के उत्थान के लिए कानूनी भाषा को निखारा। ये तो बहुत बड़ा काम था। और सबसे बड़ी बात, संविधान सभा में रूढ़िवादी धड़ों की तरफ से आने वाले हर हमले और आलोचना का एक कुशल वकील की तरह डटकर बचाव किया। वकील से याद आया, उस कानूनी और तकनीकी भाषा की वजह से आलोचनाएं भी तो कम नहीं हुई थी ना? हाँ, भाषा थोड़ी जटिल तो थी। सर आइवर जेनिंग्स का वो मशहूर कथन है जहां उन्होंने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग या लॉयर्स पैराडाइज कह दिया था। उनकी नजर में ये आम आदमी की समझ से परे एक जटिल कानूनी जाल था। वो आलोचना अपनी जगह हो सकती है, लेकिन एक ऐसे देश में जहां भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता इतनी ज्यादा हो, वहां हर अधिकार और नियम को कानूनी रूप से स्पष्ट तौर पर लिखना कोई विकल्प नहीं था। तो फिर क्या था? वो एक मजबूरी थी, ताकि भविष्य की सरकारें अपने मनमाने ढंग से कानूनों की व्याख्या ना कर सकें। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में होना जरूरी था। ये भी सोचने वाली बात है। खैर, इस पूरे विचार विमर्श के बाद बारी आती है इसे लागू करने की। संविधान के कुल 3 वाचन या रीडिंग्स हुए और फिर इतिहास में दर्ज होती है 26 नवंबर 1949 की तारीख। हाँ, इस दिन संविधान को अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया और 284 उपस्थित सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी दिन नागरिकता और चुनाव जैसे 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए। इसे अगर हम आज की भाषा में समझें तो ये संविधान का एक अर्ली एक्सेस था। बिल्कुल सही शब्द चुना आपने, अर्ली एक्सेस। लेकिन पूरा संविधान, या जिसे हम ग्लोबल लॉन्च कह सकते हैं, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब यहाँ भी एक सवाल है। कैसा सवाल? आखिर जब दस्तावेज नवंबर में ही तैयार हो गया था तो देश को पूरे 2 महीने के वेटिंग पीरियड में क्यों रखा गया? मतलब जल्दी लागू कर देते। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। इस वेटिंग पीरियड की जड़ें इतिहास के एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण पल से जुड़ी हैं। वो लाहौर अधिवेशन वाला पल? हाँ, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक संकल्प लिया गया था। अच्छा, हाँ। और उसी संकल्प को मानते हुए 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।
समझ गया। तो क्योंकि असली आजादी 15 अगस्त को मिल गई, तो 26 जनवरी की उस ऐतिहासिक महत्ता को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए ही निर्माताओं ने 2 महीने इंतजार किया। बिल्कुल, और उसे गणतंत्र दिवस के रूप में चुनना उचित समझा। इतिहास के धागे कैसे आपस में गुंथे हुए हैं, ये सच में अद्भुत है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और तथ्य है जो मुझे बहुत गर्व का एहसास कराता है। वो क्या? 1946 के उस दौर में, जब दुनिया के कई तथाकथित विकसित देशों में महिलाओं को ढंग से मतदान का अधिकार तक नहीं था, भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी। ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी। और इसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी और दाक्षायणी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला। ये उस समय के भारत के एक बेहद प्रगतिशील और समावेशी दृष्टिकोण का बहुत बड़ा प्रमाण है। और सिर्फ यही नहीं, दस्तावेज को तैयार करने का तरीका भी उतना ही अनूठा था। वो कैसे? ये जानकर हैरानी होती है कि हमारा मूल संविधान किसी टाइपराइटर या प्रिंटिंग मशीन से नहीं निकाला गया था। अरे वाह! इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से खूबसूरत इटैलिक शैली में लिखा था। हस्तलिखित, ये तो बहुत मेहनत का काम है। हाँ, और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने अपनी कला से सजाया था, जिनमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। और एक बात, संविधान सभा ने इस दस्तावेज की विशालता और शक्ति को दर्शाने के लिए हाथी को अपनी मोहर के रूप में अपनाया था। बिल्कुल, एलिफेंट सील। तो कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की अटूट मेहनत, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन और लगभग 64 लाख रुपए का खर्च। इतना सब होने के बाद वो दस्तावेज तैयार हुआ। हाँ, 389 लोगों से शुरू हुई ये ऐतिहासिक यात्रा अंततः दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में परिणत हुई। और परीक्षा की तैयारी कर रहे हर उम्मीदवार के लिए इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कैबिनेट मिशन की पीएससी ट्रिक से लेकर प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के नामों तक हर चीज को एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखना चाहिए। एक ठोस समझ ही किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे बड़ा हथियार होती है। सही कहा आपने। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक नया और थोड़ा अलग विचार मंथन के लिए छोड़ना प्रासंगिक होगा। बिल्कुल, बताइए वो विचार क्या है? देखिए, उस दौर में बिना किसी आधुनिक तकनीक के हस्तलिखित नोट्स और हफ्तों लंबी समुद्री यात्राओं के जरिए 60 देशों के कानूनों का अध्ययन करके संविधान बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगा। हाँ, 3 साल तो बहुत होते हैं। तो जरा सोचिए, आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल और एआई की दुनिया में अगर आज एक नई संविधान सभा बुलाई जाए, तो क्या डिजिटल अधिकार और साइबर संप्रभुता जैसे आधुनिक विषयों पर एक नया संविधान लिखने में 3 साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा? ये तो सोचने वाली बात है। या ये काम एआई और तकनीक की मदद से महज कुछ महीनों में हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या तकनीक की मदद से लिखा गया वो दस्तावेज आज के समाज की भावनाओं और जरूरतों के प्रति उतना ही संवेदनशील होगा जितना 1946 के उन निर्माताओं का था? उफ, ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो तकनीक की गति और मानवीय संवेदनाओं की गहराई के बीच एक बहुत बड़ी बहस खड़ी करता है। बिल्कुल। इस विचार उत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमारे सभी सुनने वालों और छात्रों से बस यही कहना चाहूंगा कि तथ्यों के पीछे के कारणों को तलाशते रहिए और अपनी तैयारी को यूं ही धार देते रहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक सर्वोच्च नियम पुस्तिका तैयार करना, मतलब ये सोचने में ही ना रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। बिल्कुल, ये कोई मैं शिव सर सिविल एज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।